हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 17 जिसमें कि इमरजेंसी के प्रोविजंस की चर्चा है उसको डील करने वाले हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन की बुक को अलग अलग लेक्चर के माध्यम से पूरा कवर करने का एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है। दोस्तों, ये जो इमरजेंसी प्रोविजन का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। ये डिबेट ना केवल पॉलिटिकल स्फेयर में बल्कि इंटेलेक्चुअल स्फेयर में भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक विश्लेषक इस पे बात करते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स इस पे बात करते हैं। लेकिन उन डिबेट से हटके आज हम इस टॉपिक को अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। हम इस टॉपिक को इस तरीके से देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी सवाल हमारे एग्जाम्स में ना छूटे। मैं इस बात का इंश्योरेंस देता हूँ आपको कि इस सेशन के ख़त्म होते-होते आपको इमरजेंसी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम इमरजेंसी के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से है, जहाँ पे हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। हमारे संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। दुनिया के सारे मेजर रिलिजन के लोग हमारे देश में रहते हैं। अलग-अलग विचारधारा के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो इतनी सारी विविधता होने के बावजूद हमारे देश में जिस एकता का परिचय दिया जाता है, वो एकता हमें विश्व के कुछ गिने-चुने देशों में ही देखने को मिलती है। लेकिन भारत जितना लोकतांत्रिक देश कभी न कभी ऐसी असामान्य परिस्थिति का भी सामना ज़रूर करेगा, जहाँ पे कि इस देश के बड़े भाई यानी कि केंद्र सरकार उसको इंटरवीन करना पड़ेगा और देश में फिर से सामान्य परिस्थितियों को लागू करना पड़ेगा। तो आज हम इन्हीं परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम आपातकाल कहते हैं। इस आपातकाल के बारे में हम जानेंगे दोस्तों कि ये आपातकाल होता क्या है, हमारे संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे है, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे हमारे संविधान में शामिल क्यों किया। फिर आपातकाल के अगर टाइप्स होते हैं तो उन टाइप्स को देखेंगे और इन सारे टाइप्स को एक-एक करके बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आपातकाल हमारे देश के अंदर केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित करता है। कैसे हमारे फंडामेंटल राइट को ये प्रभावित करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बस एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और जो भी मैं एक आपसे सवाल पूछूँ उसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इमरजेंसी के प्रोविज़न की अगर हम बात करें, तो ये हमारे संविधान के भाग 18 में शामिल किया गया है। और अगर हम इसके आर्टिकल्स की बात करें तो ये 352 से 360 तक शामिल है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इमरजेंसी का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल क्यों किया गया? देखिए, कोई भी देश में जब असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है, एक एब्नॉर्मल सिचुएशन उत्पन्न होती है, तो उस सिचुएशन के कारण उस देश में एकता, अखंडता, संप्रभुता इन सब के भंग होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारे देश की संप्रभुता बनी रहे, हमारे देश की अखंडता बनी रहे, हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बना रहे और हमारा देश इन असामान्य परिस्थितियों से पार पाके दोबारा विकास के पथ पे आगे बढ़ सके। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविजंस को शामिल किया है। अब ये जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, ये हमारे केंद्र सरकार को मदद करते हैं कि जब भी हमारे देश में कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशन हो तो उसको इफ़ेक्टिवली हैंडल करें। तो इमरजेंसी के प्रोविज़न का जो यूज़ करने का अधिकार है हमारे संविधान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इमरजेंसी के प्रोविज़न के बारे में एक अद्वितीय विशेषता ये है, एक यूनिक फीचर ये है कि जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मैंने आपसे पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि हमारे देश में एक संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इमरजेंसी संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में तब्दील कर देता है, बिना किसी संविधान में संशोधन के। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही यूनिक फीचर है और इसी के बारे में बी आर अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि जहाँ अमेरिका सहित विश्व की सभी व्यवस्थाएं
जो कि संघीय हैं, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिजिड हैं। ये किसी भी परिस्थिति में अपना स्वरूप परिवर्तित नहीं कर सकते, अपना आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन भारत के संविधान की अगर हम बात करें, तो भारत का संविधान परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघात्मक यानी यूनिटरी और फेडरल दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, जो कि हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल कदम था। फिर देखते हैं दोस्तों, इमरजेंसी हमारे संविधान में जो मेंशन है उसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम आर्टिकल 352 के तहत देखते हैं। दूसरा होता है प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम आर्टिकल 356 के तहत देखते हैं। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हम आर्टिकल 360 के तहत देखते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 इमरजेंसीज के बारे में बात करेंगे। अलग-अलग इमरजेंसीज को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। छोटे-छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से इन सारे इमरजेंसीज को हम समझेंगे और लास्ट में देखेंगे कि क्या इमरजेंसी का प्रोविज़न जो हमारे संविधान में शामिल किया गया है, वो वर्थ इट था या नहीं था। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल इमरजेंसी से। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नेशनल इमरजेंसी की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में है। तो दोस्तों हम इस इमरजेंसी के बारे में सारी चीज़ छोटे-छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से जानेंगे। जैसे इसके डिक्लेरेशन का ग्राउंड क्या है ना? इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल और इसका ड्यूरेशन क्या है? उसका तरीका क्या है ना? इसको कैसे रिवोक किया जाएगा? फिर इसको देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? क्या इसको अभी तक डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया है? ये सब देखेंगे दोस्तों। तो मैं बस आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को ध्यान से सुनें और जब ज़रूरत हो तभी इधर-उधर करें या फिर जो जो भी करना हो आप वो करें, लेकिन इस वीडियोज़ को जब तक ये बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है जिसमें इसमें मैं सिर्फ़ नेशनल इमरजेंसी को डिस्कस करने वाला हूँ। हम अलग-अलग वीडियोज़ में करके एक-एक इमरजेंसी को करेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी तरह का आपके दिमाग में ना रह सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी के हम डिक्लेरेशन के ग्राउंड की बात करें। नेशनल इमरजेंसी को केवल और केवल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। सबसे पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। तो अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन इसके आधार पे अगर इमरजेंसी को इम्पोज किया जाए तो हम इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी का संज्ञा देते हैं। अगर आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे अगर इमरजेंसी को इम्पोज किया जाए तो हम इसको इंटरनल इमरजेंसी की संज्ञा देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। पहले इस आर्म्ड रिबेलियन के बदले एक वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब देखिए, ये जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट है, एम्बिग्युअस है। इसका कोई निश्चित अर्थ हो ही नहीं सकता। और इसी के आधार पे, इसी कमी के आधार पे इंदिरा गांधी ने 1975 से 77 तक इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे हमारे देश में आपातकाल लगाया था। तो कोई और सरकार ऐसा दोबारा ना कर सके, इस बात को इंश्योर 44th अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया और इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को आर्म्ड रिबेलियन वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये था हमारा ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। अब इसके बारे में जो नेशनल इमरजेंसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ ये कि नेशनल इमरजेंसी को पूरे देश में भी लगाया जा सकता है और देश के किसी हिस्से में भी लगाया जा सकता है। ऐसा 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। ठीक है? दूसरा कि जो राष्ट्रपति है, वो नेशनल इमरजेंसी को केवल और केवल कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन पे ही इम्पोज़ कर सकता है। अगर केवल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोले कि आप नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज़ कर दीजिए, तो वो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज़ करने के लिए कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए। अब इस बात को 44th अमेंडमेंट 1978 में लिखा इस उसके माध्यम से शामिल किया गया। और इसका बैकग्राउंड क्या था? इंदिरा गांधी ने जो किया था वही। तो कोई और सरकार ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए हर उस बात को डील किया गया जिसके माध्यम से कि इमरजेंसी के प्रोविजंस का दुरुपयोग हो सकता था। और इसको डील किसके माध्यम से किया गया? 44th अमेंडमेंट के माध्यम से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ है कि 1975 में जब इमरजेंसी को इम्पोज़ किया गया था, तो एक 38th अमेंडमेंट लाया गया था। इस अमेंडमेंट के माध्यम से इंदिरा गांधी ने इस बात को इंश्योर करने का प्रयास किया कि अगर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है, तो ये जो डिसीजन है,
ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो जाए, यानी नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाए। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया और मिनर्वा मिल्स केस में फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि ये अलग अलग, ये मालाफाइड था, ये गलत उद्देश्य से किया गया था और फिर इसको लगाने के जो भी तर्क हैं वो तर्क अपूर्ण है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो इस आधार पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल का क्या प्रोसेस है और नेशनल इमरजेंसी का ड्यूरेशन क्या होता है। तो अगर हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेमेशन के 1 महीने के भीतर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है। और दोस्तों, ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड है, ये हमेशा से 1 महीना नहीं था, ये पहले 2 महीना था। तो 44th अमेंडमेंट के माध्यम से इस 2 महीने को 1 महीने किया गया। और फिर यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इस प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट से अप्रूवल केवल और केवल स्पेशल मेजॉरिटी से मिलेगा। माफ कीजिएगा। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, ये मैंने आपसे बहुत सारी पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है टोटल मेंबर जितने हैं किसी भी हाउस में उसका 50% +1 और इसके साथ साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग इनका 2/3 मेंबर होता है। तो इस तरीके से जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसी के माध्यम से नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल सकता है। फिर देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं आगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बताऊंगा कि हमारे लोकसभा के अलग अलग सेशन होते हैं। हमारे इस पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। जहां राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, कभी भी आउट ऑफ सेशन नहीं होता। तो लेकिन जो लोकसभा है वो हमारा लोअर हाउस है और लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है। तो जब लोकसभा सेशन में नहीं हो तो क्या ऐसे स्थिति में जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो इम्पोज नहीं होगा? उसकी उसकी भी ऐसी स्थिति से भी डील करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया कि अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रोक्लेमेशन लोकसभा की जब पहली बैठक होगी सेशन में आने के बाद उसके अगले 30 दिनों तक सरवाइव करेगा। यानी कि अगर लोकसभा भी सेशन में नहीं है और लोकसभा अगले 15 तारीख से अगले महीने की 15 तारीख से सेशन में आती है तो 15 तारीख से अगले 30 दिनों तक जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो सरवाइव करेगा। और अगर इस 30 दिनों के अंदर पार्लियामेंट ने इस नेशनल इमरजेंसी को के प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल दे दिया तो नेशनल इमरजेंसी अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज ये अप्रूव नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन लोकसभा से अप्रूवल का वेट कर रही होगी, लोकसभा की मीटिंग का वेट कर रही होगी, तो इस दौरान राज्यसभा इसको पास कर देना चाहिए। राज्यसभा द्वारा इसको पास कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने पार्लियामेंट्री अप्रूवल देखा। अब हम देखते हैं ड्यूरेशन की बात। दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी का जो ड्यूरेशन है वो पहली बार में 6 महीने होता है, लेकिन इसको 6 6 महीने करके, हर बार 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके इसको अनलिमिटेड पीरियड तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक बार में 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। पहली बार में 6 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होगा, उसके बाद भी 6 महीने के लिए इम्पोज होगा, उसके बाद भी 6 महीने के लिए इम्पोज होगा, और ऐसे 6 6 महीने करके हम अनलिमिटेड पीरियड तक नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये पीरियोडिक जो अप्रूवल लेना पड़ रहा है हर एक 6 महीने के बाद, इसको 44th अमेंडमेंट के माध्यम से शामिल किया गया है। इससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। इससे पहले ये था कि अगर एक बारी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो गई तो फिर उसके बाद बार बार अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 ने इस बात को इंश्योर किया कि पार्लियामेंट बार बार इस बात को चेक करे कि अब देश में आपातकाल जारी रखने की स्थिति है या नहीं, और अगर है तो फिर दोबारा से पार्लियामेंट से अप्रूवल ले और उसके बाद ही नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करे। तो फिर आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान में ये रखनी है दोस्तों कि नेशनल इमरजेंसी को बार बार कंटिन्यू करने का जो रेजोल्यूशन है उसको भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा। अब इस प्रोविजन को भी 44th अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया।
जैसे अगर पहली बार नेशनल इमरजेंसी को 6 महीने के लिए इम्पोज कर दिया गया, ठीक है, तो अगले 6 महीने के बाद अगर इस नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो उससे रिलेटेड जो भी रेजोल्यूशन होगा उसके संबंध में भी एक स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से आपको वो रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। पहले ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाता था। एक बार था सॉरी, एक बार अगर आपने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दिया तो उसके बाद आप सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करवा सकते थे और नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन अब 44th अमेंडमेंट के बाद से अगर आपको नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो आपको बार बार स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखिए, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल चुका है, उसका ड्यूरेशन भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कैसे किया जाता है। दोस्तों, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत सिर्फ हम डिक्लेरेशन के टाइम में देखते हैं। रिवोकेशन के टाइम में कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। प्रेसिडेंट किसी भी दूसरे सब्सीक्वेंट प्रोक्लेमेशन से नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है। किसी दूसरे प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय आपात को हटा सकता है प्रेसिडेंट। उसके लिए कोई भी संसदीय अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करने का जो रेजोल्यूशन है उसको अगर लोकसभा ने डिसअप्रूव कर दिया है तो प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना ही पड़ेगा। इस बात को भी 44th अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। फिर एक और चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर्स ने, लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं 543, इसके 1/10 मेंबर्स ने अगर स्पीकर को या अगर स्पीकर नहीं है तो प्रेसिडेंट को एक रिटन नोटिस दिया है तो फिर लोकसभा का स्पीकर या प्रेसिडेंट 14 दिनों के भीतर एक स्पेशल सिटिंग अरेंज करेगा और इसमें इस बात पे चर्चा की जाएगी कि क्या नेशनल इमरजेंसी के को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। अब देखिए दोस्तों कि डिसअप्रूवल का जो रेजोल्यूशन है और जो कंटिन्यूएशन का रेजोल्यूशन है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यानी अगर आपको नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है तो उससे रिलेटेड जो रेजोल्यूशन है उसमें, और अगर नेशनल इमरजेंसी को हटाना है तो उससे जो रिलेटेड रेजोल्यूशन है उसमें, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि नेशनल इमरजेंसी के डिसअप्रूवल वाले रेजोल्यूशन को सिर्फ लोकसभा पास करती है तो नेशनल इमरजेंसी हट जाता है। वहीं अगर नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करना हो तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को पास करना जरूरी है। फिर डिसअप्रूवल का जो रेजोल्यूशन होता है वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाता है। वहीं नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू रखने वाला रेजोल्यूशन को बार बार स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो ये हमने इनके बीच का डिफरेंस देखा। अब ये दोस्तों हमने रिवोकेशन देख लिया, पार्लियामेंट्री अप्रूवल देख लिया, उसका ड्यूरेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो गई तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे, इसके क्या क्या प्रभाव होंगे। तो इसके प्रभाव को हम 3 हेडिंग्स में देख सकते हैं। एक कि सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच पे क्या प्रभाव पड़ता है, लोकसभा और स्टेट असेंबली के लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारे फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब अगर हम एग्जीक्यूटिव स्फेयर की बात करें तो दोस्तों नेशनल इमरजेंसी के दौरान सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र के हाथों में आ जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर लेजिस्लेटिव स्फेयर की बात करें तो पार्लियामेंट को इस बात की शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि राज्य विधायिका भी इसी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो स्टेट लेजिस्लेटर की विधायी शक्तियां हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर है, वो सस्पेंड नहीं होती है। आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए पार्लियामेंट ने अगर कोई भी लॉ बनाया है ना, इमरजेंसी के दौरान, तो फिर पार्लियामेंट उसके खत्म होने के बाद पार्लियामेंट सॉरी नेशनल इमरजेंसी के खत्म होने के बाद पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगले 6 महीने तक लागू रहेगा और 6 महीने के बाद खुद ही समाप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की इमरजेंसी लागू है, पार्लियामेंट ने 10 कानून बनाए हैं इमरजेंसी के दौरान, तो ये 10 कानून नेशनल इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने तक रहेगा प्रभावी। उसके पश्चात फिर ये कानून खुद ही समाप्त हो जाएगा। फिर प्रेसिडेंट को भी इस बात का अधिकार है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस इशू कर सके। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये लेजिस्लेटिव स्फेयर में हमने देखा कि कैसे नेशनल इमरजेंसी अपना इफेक्ट डालती है।
फिर देखिए, फाइनेंशियल स्फेयर की अगर हम बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में होता है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। फिर हम ये देखते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट को इस बात का अधिकार होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इस बात को प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है। और ये मॉडिफिकेशन उसी फाइनेंशियल ईयर तक लागू रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात मैंने आपको लास्ट की वीडियो में, जिसमें मैंने सेंटर स्टेट रिलेशन में फाइनेंशियल रिलेशन की चर्चा की थी, वहां पे भी आपको बताया था। तो ये हमने देखा कि कैसे सेंटर स्टेट रिलेशन पे नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव पड़ता है ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। अब हम देखते हैं कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी के दौरान एक पार्लियामेंट्री लॉ के माध्यम से लोकसभा का जो टाइम पीरियड है, लोकसभा का जो टेन्योर है, वो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इसको कितनी भी बार 1 साल करके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक बार में 1 साल से ज़्यादा लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन अगर इमरजेंसी खत्म हो चुका है, तो ये जो एक्सटेंशन है लोकसभा के टेन्योर का, वो अगले 6 महीने के बाद से इनइफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से लोकसभा की स्थापना हो जाएगी। और आपको फिर ये भी ध्यान में रखना है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, फिफ्थ लोकसभा को 2 बार एक्सटेंड किया गया था इसके टेन्योर को। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि फिफ्थ लोकसभा का टेन्योर क्या था। फिर हम अगर स्टेट असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो पार्लियामेंट सेम चीज़ जो लोकसभा के केस में उसने किया था 1 साल तक उसका टेन्योर बढ़ाने का, वो सेम चीज़ स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकती है। फिर देखते हैं फंडामेंटल राइट पे नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। 358 क्या कहता है? 358 कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया गया है, तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 368 के इस प्रोविजन पे 44th अमेंडमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। वो क्या है, हम देख लेते हैं। देखिए, 44th अमेंडमेंट कहता है कि आर्टिकल 19 केवल और केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी के सिचुएशन में ही सस्पेंड होगा। अब एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होता है? मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के 3 आधार हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इन आर्म्ड रिबेलियन। तो अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी लगा है, तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे लगा है इमरजेंसी, तो हम इसको इंटरनल इमरजेंसी कहेंगे और आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। फिर 44th अमेंडमेंट ये कहता है कि इमरजेंसी के दौरान अगर इमरजेंसी से रिलेटेड कोई कानून बनाया गया है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई कानून बनाए गए हैं जो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, तो उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आप एग्जाम्पल समझिए, इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ लिमिट लगाया जाएगा। तो ये कानून को प्रोटेक्शन मिलेगा। इस कानून को न्यायालय में इस बात पे चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। लेकिन अब उसी आपातकाल के दौरान माफ कीजिएगा, अब उसी आपातकाल के दौरान अगर पार्लियामेंट ने एक टैक्स बढ़ाने का भी कानून बना दिया, तो ये टैक्स बढ़ाने का जो कानून है, ये इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 359। ये प्रेसिडेंट को इस बात के लिए ऑथोराइज करता है कि वो किसी भी राइट के इन्फोर्समेंट के लिए हमारा जो कोर्ट जाने का अधिकार है, उसको सस्पेंड कर सके ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप थोड़ा सा पीछे करके या वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो आर्टिकल 39 क्या करता है? प्रेसिडेंट को ऑथोराइज करता है कि वो सिटीजन्स के कोर्ट में जाने का जो राइट है, अपने राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए, उस राइट को सस्पेंड कर सके। फिर अब देखिए, केवल वही फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड होगा जिसकी चर्चा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में होगी। ये जो पहला है, ये पहला जो है, इसको लागू करने के लिए प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करता है, और उस ऑर्डर में जिन फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट पे रोक लगाया गया है, केवल उन्हीं फंडामेंटल राइट्स पे रोक लगेंगे। बाकी फंडामेंटल राइट्स के लिए हम कोर्ट में जा सकेंगे। अब आर्टिकल 44 जो 44th अमेंडमेंट है, ये 359 पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। पहला ये कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होंगे। अब आर्टिकल 20 और 21 के लिए आप मेरे फंडामेंटल राइट वाली वीडियो को देख सकते हैं।
वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्यों ये दोनों आर्टिकल इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और क्यों ये दोनों आर्टिकल या ये दोनों राइट किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होते हैं। फिर देखते हैं कि 44th अमेंडमेंट एक और रिस्ट्रिक्शन ये लगाता है, जो उसने 358 वाले में भी लगाया था, कि केवल उन्हीं कानूनों को सुरक्षा प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल के दौरान बनाए गए कोई ऐसे कानून जो आपातकाल से संबंधित नहीं है, उनको कोई भी न्यायिक सुरक्षा प्रदान नहीं है। तो ये रिस्ट्रिक्शन 44th अमेंडमेंट 359 पे भी लगाता है। माफ कीजिएगा। अब देखते हैं कि 358 और 359 के बीच का डिस्टिंक्शन क्या है। हमने दोनों में बहुत सारे डिस्टिंक्शन देखे और कुछ सिमिलैरिटीज भी देखी। तो सबसे पहले हम डिस्टिंक्शन देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 358 केवल आर्टिकल 19 तक सीमित है। वहीं आर्टिकल 359 उन सारे फंडामेंटल राइट्स तक सीमित है, एक्सटेंडेड है, जहां जिसकी चर्चा प्रेसिडेंट के ऑर्डर में होती है। ठीक है। फिर आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है, लेकिन आर्टिकल 359 किसी भी तरह के ऑटोमेटिक सस्पेंशन की बात नहीं करता। आर्टिकल 358 केवल और केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ऑपरेट होता है। वहीं आर्टिकल 359 इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों ही इमरजेंसीज में ऑपरेट होता है। फिर देखते हैं कि आर्टिकल 19 जो है वो 358 के केस में इंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी जितने भी समय तक लागू है उतने समय तक आर्टिकल 19 सस्पेंड रहता है। लेकिन आर्टिकल 359 में राइट्स के इन्फोर्समेंट का जो हमारा राइट सस्पेंड हो जाता है, वो उतने ही समय तक सस्पेंड रहेगा जितने समय की चर्चा प्रेसिडेंट के ऑर्डर में है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को कंप्लीटली सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन आर्टिकल 359 में हम देखते हैं कि ये अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं करता किसी भी हालत में। तो ये इनके बीच का डिस्टिंक्शन था। और सिमिलैरिटी ये है कि ये केवल उन्हीं लॉ को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जो इमरजेंसी से रिलेटेड है, किसी अदर कानून को नहीं। तो ये इनके बीच की सिमिलैरिटी है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अभी नेशनल इमरजेंसी से संबंधित जो भी डिक्लेरेशन अभी तक कितनी बारी बनाए गए, किए गए। दोस्तों, हमारे देश में 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया है, 1962 में, 71 में, 75 में। पहली 2 बार जो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई थी उसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी की संज्ञा देते हैं, क्योंकि ये वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे किया गया था। और जो लास्ट वाली है 1975 वाली, इसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे लागू किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स भी हुए। इसे लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र पे एक धब्बे के रूप में भी देखा जाता है। इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई है। तो ये हमारा नेशनल इमरजेंसी का दोस्तों पूरा चैप्टर था। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन ये कि नेशनल जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो इसकी जांच करने के लिए कि इस आपातकाल को लागू करना सही था या नहीं, शाह कमीशन को का गठन किया गया था। तो ये दोस्तों हमारा नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे खत्म होता है। अगली वीडियो में हम प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस के क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या नुकसान हैं, और फिर एक कंक्लूजन देखते हुए इस पूरे चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो बहुत ही जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, आप सबको एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।